बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आरएनए प्रोसेसिंग को देखेंगे। आरएनए प्रोसेसिंग को दो कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया हुआ है। मैसेंजर आरएनए की मैं बात कर रही हूँ। एक है कोड ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन और दूसरी है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। कोड ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है कि वो जो कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के साथ साथ चलती रहती है। इसको मैंने पहले भी आपको बताया था कि 5 प्राइम कैपिंग जो है वो जैसे ही ये वाला एंड बनता है, मैसेंजर आरएनए जैसे सिंथेसाइज हो रहा था, पहले वाला एंड जैसे ही बनता है साथ में ही 5 प्राइम कैपिंग इसी कर दी जाती है। तो ये क्योंकि साथ ही हो रही है तो इसे कोड ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन कहेंगे। और वो वाली चीज़ें जो बाद में हो रही हैं जबकि वो बन चुका है, उसके अंदर शामिल है इसकी टेल, यानी कि पॉली ए टेल, इसकी टेल की पॉली एडिनाइलेशन करवाना। और सेकंड इसके अंदर आ जाता है स्प्लाइसिंग। जब पूरा मैसेंजर आरएनए बन जाता है तो आपको ये पता होगा कि यूकेरियोट्स के अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक्सॉन्स भी होते हैं और इंट्रॉन्स भी होते हैं। एक्सॉन्स वो जो कि फंक्शनल होते हैं और प्रोटीन के अंदर ट्रांसलेशन इनकी हो सकती है, और इंट्रॉन्स वो होते हैं जो कि प्रोटीन के अंदर उनकी ट्रांसलेशन नहीं हो सकती, तो इनको यहाँ से निकालना होता है। ये ऐसे एक्सॉन्स होते हैं, फिर इंट्रॉन्स, उसके बाद फिर एक्सॉन्स, फिर इंट्रॉन्स। तो इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है। हमारा मकसद होता है कि हम एक्सॉन्स को एक साथ मिला दें, ठीक है। इंट्रॉन्स को दरमियान से हम कट कर देते हैं और इन दोनों एक्सॉन्स को इस तरह के साथ मिला देते हैं जो फंक्शनल फॉर्म के अंदर होते हैं, ठीक है। तो एक जनरल व्यू आपके पास आ गया कि आरएनए प्रोसेसिंग दो तरह की होती है। को ट्रांसक्रिप्शनल जिसके अंदर 5 प्राइम कैपिंग आ जाती है, और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जिसके अंदर पॉली एडिनाइलेशन ऑफ टेल एंड स्प्लाइसिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम कैपिंग की बात करते हैं। इस तरफ मैं आ जाती हूँ। तो कैपिंग के अंदर क्या होता है, जैसे कि ये मैं पता है कि मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज हुआ, अगर मैं उसका फर्स्ट वाला एंड जो है उसको खोल दूँ और बाकी को मैसेंजर आरएनए लिख दूँ, तो ये मेरे पास पता है कि ट्राईफॉस्फेट की फॉर्म के अंदर आता है, ठीक है। ट्राईफॉस्फेट की फॉर्म के अंदर होता है, लेकिन बाद में जो आता है ना, मतलब कि जैसे न्यूक्लियोटाइड आ रहे होते हैं, तो पहले वाले ट्राईफॉस्फेट के फॉर्म के अंदर होते हैं, लेकिन जब वो इसके अंदर जुड़ने लगते हैं तो 2 फॉस्फेट उनके रिलीज़ होकर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन लास्ट वाला क्योंकि वैसे का वैसे रहता है इसलिए ये ट्राईफॉस्फेट की फॉर्म में होगा और बाकी यूँ होगा, यानी कि मोनोफॉस्फेट के फॉर्म के अंदर होगा। और ये जो है इसे मैंने आरएनए शो कर दिया, ठीक है। यूँ ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा, यानी कि फॉस्फेट फिर नाइट्रोजनस बेस, शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस, ये इस तरह से आगे चलता रहेगा। इसे मैंने इस तरह से लिख दिया। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, हमने देखिए कैप क्या होती है, 7 मिथाइल गुआनोसिन होती है, यानी कि उसके अंदर हमने मिथाइलेशन भी करवानी है और गुआनोसिन को भी ऐड करवाना है। तो अगर हमने इसके अंदर गुआनिन को ऐड कराना है तो यहाँ से एक फॉस्फेट को रिमूव करना पड़ेगा, ताकि गुआनिन के साथ जो फॉस्फेट आ रहा है वो इसके साथ अटैच हो सके। तो फॉस्फेट को रिमूव करने के लिए यहाँ फॉस्फोहाइड्रोलेज इंजाइम यूज़ होगा, ठीक है। फॉस्फोहाइड्रोलेज इंजाइम यूज़ होगा जो कि इसके एक फॉस्फेट को यहाँ से रिमूव कर देगा, और हमारे पास ये इसी तरह से स्ट्रक्चर डाईफॉस्फेट की फॉर्म के अंदर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या होगा, जीटीपी आएगी और यहाँ से पायरोफॉस्फेट निकल जाएगा और गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये गुआनोसिन, उसके साथ में एक फॉस्फेट और ये पहले वाले फॉस्फेट जो कि हमारे पास ये वाले थे, ठीक है। इसको मैं एज इट इज़ यहाँ पे लिख दूँगी। अब यहाँ पे देखें गुआनोसिन का ट्रांसफ़र हुआ है, तो इस एंजाइम का नाम क्या होगा, गुआनालाइल ट्रांसफीरेज, ठीक है। जिस तरह का काम है वैसे इनका नाम है। नेक्स्ट स्टेप हमने गुआनिन ऐड किया, नेक्स्ट स्टेप हमारा मिथाइल ग्रुप ऐड करना है। तो आपको पता है बहुत सारे रिएक्शन, बायोलॉजिकल रिएक्शन जो चल रहे होते हैं उसके अंदर एस एडिनोसाइल मेथियोनिन जो है यही मेथियोनिन ग्रुप प्रोवाइड कर रहा होता है, तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में सैम भी लिख सकते हैं, एस एडिनोसाइल मेथियोनिन। तो ये जो है मिथाइल ग्रुप को यहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा और यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा 7th पोजीशन पे, क्योंकि ये ऐड कर रहा है तो ये मिथाइल ग्रुप एट 7, और बाकी एज इट इज़ मैं यहाँ पे लिख दूँगी, ठीक है। ये बिल्कुल जैसे कि ऊपर स्ट्रक्चर है, ये मैंने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है, गुआनिन को ट्रांसफ़र हुआ है, तो इसका नाम हम लिखेंगे, एंजाइम का नाम होगा गुआनिन 7 मिथाइल ट्रांसफीरेज, ठीक है। कि गुआनिन के 7th पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप ट्रांसफ़र किया तो गुआनिन 7 मिथाइल ट्रांसफीरेज एंजाइम। तो ये मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि किस तरह से इसकी कैपिंग होती है। अब इसकी कैपिंग जो है कंप्लीट हो गया, 7 मिथाइल गुआनोसिन यहाँ पे ऐड हो चुका है, लेकिन ये कैपिंग जो है वो डिफरेंट तरीके से, मतलब डिफरेंट तरह की होती है। अब ये जो कैपिंग होगी ना, इसे हम बोलेंगे कैप 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 7th पोजीशन पर सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप ऐड किया।
अब कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर बस इसी तरह से होती है और कुछ के अंदर क्या होता है, मज़ीद मिथाइलेशन होती है। वही सैम जो है यहाँ पे मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र करेगा, लेकिन यहाँ पे एंजाइम जो यूज़ होगा वो होगा 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफेरेज। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफेरेज का मतलब है कि कार्बन 2 पर जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है ना, वहाँ पर जाके मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफ़र होना। यानी कि हम यूँ लिख सकते हैं, ये जो बिल्कुल जैसे का पहला स्ट्रक्चर था, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही। अब इसकी जो नाइट्रोजिनस बेस होगी, इस पर सेकंड कार्बन के साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, वहाँ पे जाके मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया, तो ये जो बन जाएगी कैपिंग, इसमें बोलेंगे कैप 1। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म में यहाँ तक होती है और कुछ में इससे भी आगे चलती है, और यहाँ पे फिर वही वाला सैम जो है प्रोवाइड करेगा, 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम यूज़ होगा और इसको एक और मिथाइल ग्रुप प्रोवाइड करेगा। बिल्कुल जैसे कि हमने ऊपर लिखा है वैसे ही मैं स्ट्रक्चर नीचे बना रही हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और, यानी कि जो अगला नाइट्रोजनस बेस होगा वहाँ पे साथ में एक और हमारा मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो ये जो बनेगी इसे हम बोलेंगे कैप 2। ठीक है, ये अब कंप्लीट हमारा कैपिंग का प्रोसेस हो गया। और देखिए यहाँ पे जो है 5 प्राइम टू 5 प्राइम ट्राईफॉस्फेट ब्रिज बना है, यानी कि क्योंकि अब इधर भी जो गुआनिसिन ऐड हुआ है ना, उसका भी 5 प्राइम एंड होगा, तो अगर 5 प्राइम एंड पर अटैक नहीं कर सकते एक्सोन्यूक्लियस, इनके दोनों साइड जो आपस में मिल चुकी हैं, अब कोई एक्सोन्यूक्लियस को साइट नहीं मिलती कि वो इस पर अटैक कर सके। ठीक है, इस तरह से एक्सोन्यूक्लियस से प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो यहाँ मैं कैपिंग के 3 फंक्शंस भी आपको बता देती हूँ, इसको भी मैं यहाँ पे इन्यूमरेट कर देती हूँ। पहला फंक्शन तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम एक्सोन्यूक्लियसेस। दूसरा ये फैसिलिटेट करता है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है वो न्यूक्लियस के अंदर हो रही होती हैं, और इसका फंक्शन जो है, जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होना है, तो ये जो है मदद करता है कि एक्सपोर्ट की जा सके आउटसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर एक्सपोर्ट को रेगुलेट करता है, न्यूक्लियर एक्सपोर्ट रेगुलेशन। और इसका लास्ट फंक्शन ये है कि ट्रांसलेशन के अंदर ऐड करता है। ट्रांसलेशन के अंदर कैसे ऐड करता है, क्योंकि ये जो साइट होती है ना, यहाँ पे आके राइबोस जो होता है ना, राइबोसोम, वो यहाँ पे आके अटैच हो सकता है। तो इस वजह से अगर ये कैपिंग नहीं होगी तो वो भी यहाँ पे आके अटैच नहीं हो सकेगा और ट्रांसलेशन का प्रोसेस नहीं हो सकता। तो ये ट्रांसलेशन को भी ऐड करता है कि राइबोसोम जो है इसके साथ आगे अटैच हो सके। ये हमारी कैपिंग होगी। उसके बाद पोली ए टेल किस तरह से ऐड की जाती है, तो मैं इसका नंबरिंग दे देती हूँ, ये 1 2 और ये 3। ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, पोली एडिनाइलेशन की हम बात करें, पोली एडिनाइलेशन ऑफ टेल। ठीक है, अब पोली एडिनाइलेशन के लिए एक एंजाइम आएगा हमारे पास जिसको हम बोलेंगे पोली एडिनाइलेट पॉलीमरेज, PAP एंजाइम। ठीक है, यहाँ पे PAP एंजाइम यूज़ होगा। वो क्या करेगा, ये जो मैसेंजर RNA बना हुआ है उसके साथ जो है ये तकरीबन 250 तक जो है उसको ऐड करा देते हैं। 40 से 250 एडेनिन न्यूक्लियोटाइड को इसके साथ अटैच करा देते हैं। ठीक है, 40 से 250 एडेनिन न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पे अटैच करा सकता है। इनकी भी फंक्शनल इंपॉर्टेंस यही है कि ये एक्सोन्यूक्लियस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। बस यही है, इनके एक्सोन्यूक्लियस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और थर्ड वन हमारा आ जाता है स्प्लाइसिंग। ठीक है, अब स्प्लाइसिंग को हम डिटेल से देखते हैं। स्प्लाइसिंग ऑफ मैसेंजर RNA। स्प्लाइसिंग के अंदर हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो SN